ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप खबरों में देखते रहते हैं आए दिन की इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है। पैलेस्टीन की तरफ से हमास लड़ रही है और इसराइल एक देश के रूप में उस हमास से लड़ रहा है। अब रिसेंटली इस युद्ध में गर्मा गर्मी हो गई है क्योंकि जो ईरान है वो भी इस युद्ध में कूद पड़ा है, क्योंकि जो रिसेंटली ईरान हैज अटैक्ड ऑन इसराइल। तो ये मुद्दा तो आप न्यूज में देख ही रहे हैं, पर क्या आपको इस इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे का, इस युद्ध का आपको इतिहास पता है? तो चलिए आज इसी इतिहास पर रोशनी डालते हैं। पहले इजराइल की हम लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इजराइल इज अ कंट्री इन साउदर्न लेवांट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, जिसके कुछ पड़ोसी देश हैं जैसे नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट, फिर साउथ में इसराइल के पड़ता है लाल सागर या रेड सी, और वेस्ट में पड़ता है मेडिटेरेनियन सी। और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं वो भी उसके मतलब बॉर्डर पे हैं। तो वेस्ट बैंक है अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इसराइल एंड गाजा स्ट्रिप अलोंग साउथ वेस्ट। और जो इसराइल है इसकी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर है तेल अवीव। इसकी जो सीट ऑफ गवर्नमेंट है इट इज लोकेटेड इन इट्स प्रोक्लेम्ड कैपिटल ऑफ जेरूसलेम। तो ये सारा मुद्दा जेरूसलेम के ही आसपास घूम रहा है। तो इस जेरूसलेम को समझते हैं कि इस शहर जेरूसलेम में ऐसा क्या खास है। जेरूसलेम ये दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ये शहर तीन धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म यानी यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थान है और उनके धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो देखते हैं एक एक कर कि इन धर्मों से जेरूसलेम का क्या रिश्ता है। तो क्रिश्चियन मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर बिताया है और अपने आखिरी समय में जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था तो उनको इसी जेरूसलेम शहर में सूली पर चढ़ाया गया है। और बाइबल में भी जेरूसलेम का 800 से ज्यादा बार उल्लेख है। अब देखते हैं कि ये शहर इस्लाम के लिए क्यों अहम है। कुरान के अनुसार जेरूसलेम ही वो स्थान है जहां पर प्रोफेट मोहम्मद रहे थे बिफोर गोइंग टू हेवन। और जुडाइज्म का पहला जो जूइश टेम्पल है वो जेरूसलेम में ही बना था। तो जुडाइज्म या यहूदियों के लिए भी यह एक पवित्र स्थान माना जाता है। चलिए अब जानते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, पर उससे पहले जो जूइश कम्युनिटी है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जूस ऐसी कम्युनिटी है जो यहूदी धर्म को फॉलो करती है और उनका कोई कभी देश रहा नहीं है। वो यूरोप में ही अलग अलग जगह पर रह रहे थे और उनको अलग अलग स्थान पर बहुत यातनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो क्रिश्चियन है वो मानते हैं कि जो ईसा मसीह है उनको सूली पर ज्यूस ने चढ़ाया था, इसलिए जो ईसाई हैं वो भी ज्यूस से, यहूदियों से नफरत करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। जैसे हिटलर के समय जर्मनी में जब हिटलर पावर में आया था तो हिटलर ने ज्यूस कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, उनको गैस चैम्बर में डाल देता था और लाखों ज्यूस की हत्या की उस समय। तो फिर इन्हीं कुछ कारणों की वजह से, इन्हीं कुछ परेशानियों की वजह से 19वीं सदी में ज्यूस को, यहूदियों को लगा कि हमारा भी एक देश होना चाहिए जिससे ये यातना है ये खत्म हो और हम चैन से अपने देश में रहें। तो इसके लिए ज्यूस पूरे यूरोप से पैलेस्तीन में, फिलिस्तीन में माइग्रेट करने लगे, वहां पर जाने लगे और रहने लगे। और उस समय फिलिस्तीन को ओटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। तो अब ये सवाल आता है कि ज्यूस सिर्फ पैलेस्तीन या फिलिस्तीन में ही क्यों जाके माइग्रेट कर रहे थे या रहने लगे थे, क्योंकि फिलिस्तीन ही वो जगह है जहाँ पे ज्यूस धर्म का पवित्र शहर जेरूसलम स्थित है। और आपको जैसा मैंने बताया कि जेरूसलम में ज्यूस का पहला मंदिर बना था। तो फिर सब कुछ समय तक ठीक चला, बट फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध चालू हो गया और इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने ओटोमन एम्पायर को नस्ते नाबूद कर दिया और वहां पर अपना परचम लहरा दिया और इस स्थान को ब्रिटिश एम्पायर के अधीन कर दिया। और जैसा इस युद्ध में ब्रिटिश जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था तो ब्रिटिश ने इस युद्ध में यहूदियों का भी काफी सपोर्ट लिया और बदले में उनके माइग्रेशन को सपोर्ट किया इन फलस्तीन, और उनको फलस्तीन में बसने के लिए उनको सपोर्ट किया गया। फिर धीरे धीरे फलस्तीन में और ज्यादा ज्यूस आकर बसने लगे। फिर 1933 में जब हिटलर पावर में आया जर्मनी में, तो हिटलर को लगता था कि जूस ही वो कम्युनिटी है जिसकी वजह से जर्मनी पहला विश्व युद्ध हारा। तो हिटलर ने अपनी टेरिटरी के अंदर जो भी जूस कम्युनिटीज के थे उनको काफी ज्यादा यातनाएं की, उनको
जेल में डाल दिया और उनकी हत्या करवाई। और एक सर्वे के अनुसार कहा जाता है कि उस समय 6 मिलियन ज्यूज की हत्या की गई थी। और इस यातनाओं से अपनी जान बचाने के लिए ज्यूज जर्मनी से फिलिस्तीन में माइग्रेट करने लगे। और फिर जब दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश हार गया, ब्रिटिश की पावर है वो कम होने लगी, तो ब्रिटिश ने इस फिलिस्तीन को छोड़ दिया, जैसा ब्रिटिश की आदत है कि बिना ही मुद्दे को सुलझाए। पर अब फिलिस्तीन में एक नया मुद्दा उठ गया कि जो अरब मुस्लिम्स थे उनका कहना था कि ये जो जूइस हैं वो यहाँ के नहीं है और ये फिलिस्तीन हमारी जगह है और हम यहाँ पे जूस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो इस जूइस कम्युनिटीज के माइग्रेशन का विरोध करने लगे, जिसकी वजह से दोनों ही कम्युनिटीज एक दूसरे से लड़ने लगी और अपने अपने देश की मांग करने लगी। फिर इस झगड़े में 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया और उसने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसके अनुसार फलस्तीन को 2 भाग में बांट दिया गया बिटवीन अरब एंड जूइस। और इसके अंतर्गत 55% जो भूभाग था वो मिला जूइस को और 45% भूभाग मिला अरब मुसलमानों को। और जो जेरूसलेम था, क्योंकि जेरूसलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थान था, उसको इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर यूनाइटेड नेशन ने रखा। तो जूस ने तो यूनाइटेड नेशन की सारी शर्तें मान ली और अपना नया देश बसाया 1948 में। पर जो अरब देश थे उनको ये शर्त मंजूर नहीं थे। दे डिड नॉट एक्सेप्टेड दिस पार्टीशन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्योंकि वो मानते थे कि फिलिस्तीन मुस्लिम की जगह है और उस यहाँ पे मुस्लिमों का ये हक है, दूसरी कोई कम्युनिटी यहाँ पे नहीं रह सकती। फिर 14 मई 1948 को इजराइल एक देश के रूप में बना। पर अगले ही दिन यानी 15 मई को अरब मुस्लिम देश जैसे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला कर दिया। पर इजराइल ने सफलतापूर्वक अपने आप को डिफेंड किया तथा अपनी टेरिटरीज पर कब्जा बनाया रखा। तो इस पहले अरब इजराइल युद्ध में अरब देशों की हार हुई और इजराइल अपनी जमीन को बचाने में सफल रही। फिर इस युद्ध के खत्म होने के बाद इजराइल ने बहुत सारा फलस्तीन का हिस्सा कब्जा लिया। तो फलस्तीन पे जो पहले से उन पे 45% एरिया था और इजराइल ने फिर नया एरिया कब्जा लिया, जिसकी वजह से उन पे एरिया बहुत कम रह गया। पर मजे की बात तो ये थी कि जो फलस्तीन के दोस्त थे जैसे इजिप्ट और जॉर्डन, उन्होंने भी फलस्तीन के एरिया को कब्जे आने में कोई भी कसर कहीं भी नहीं छोड़ी। इजिप्ट के हाथ लगा गाजा पट्टी व वेस्ट बैंक पे जॉर्डन का कब्जा रहा। अब ये स्थिति थी कि फलस्तीन पर कुछ नहीं बचा और फलस्तीन के जो लोग थे वो माइग्रेट करने पर मजबूर हो गए और इस दिन को फलस्तीन के इतिहास में नकबा के रूप में जाना गया। फिर 1964 में फलस्तीनियन एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अपनी जो जमीन है इजराइल से वापस ली जाए और इजराइल को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। पर जो इजराइल और यूएसए था उसने पीएलओ यानी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। फिर 5 जून 1967 में इजराइल की एयरफोर्स ने इजिप्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से दूसरा अरब इजराइल वॉर की शुरुआत हुई जो लगभग 6 दिन चला। इस युद्ध में इजराइल ने एक बहुत बड़ा भूभाग पर कब्जा कर लिया, जैसे गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट और सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट। फिर 6 अक्टूबर 1973 को अरब कोलिशन ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक कर दिया और ये जो 6 अक्टूबर का दिन था ये जूस के लिए बहुत ज्यादा खास था, क्योंकि इस दिन उनका त्योहार था जिसको वो बोलते हैं योम किप्पुर हॉलीडे। फिर 50 साल बाद 2023 में भी जो हमास थी उसने भी इसी दिन योम किप्पुर हॉलीडे के दिन ही 2023 में इजराइल पर अटैक किया। तो फिर इस 1973 के हमले में इजराइल ने फिर से अपनी जो टेरिटरीज हैं उसको बचाने में सफल रहा। फिर अगले ही दिन यूनाइटेड नेशन असेंबली ने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फलस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर ऐसे ही विवाद चलता रहा। फिर आया 1979 इस वर्ष जो इजिप्ट और इजराइल थे इसके बीच में शांति समझौता हुआ और इजिप्ट ने इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार किया। बदले में इजराइल ने इजिप्ट को उसकी जो एक्वायर की गई टेरिटरीज थी जैसे सिनाई वो वापस कर दी। फिर आया 1993 जब इजरायली प्रधानमंत्री यित्जक राबिन ने फलस्तीन के साथ शांति बनाने के लिए पहल की और उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड पर साइन किया
और उन्होंने माना कि फलस्तीन अपनी जमीन के लिए लड़ रही है एंड द इजरायली प्राइम मिनिस्टर आल्सो रिकॉग्नाइज पीएलओ एज अ representative of Palestine and he decided to give bank West Bank and Gaza Strip to Palestine। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है उसको फलस्तीन को वापस कर दें। पर चूंकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जा को 25 साल से ज्यादा हो गए थे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इजरायली पॉपुलेशन रह रही थी, तो उनके लिए भी अपना घर छोड़ना संभव नहीं था। तो इसके लिए जो बंटवारा हुआ वो कुछ इस तरह हुआ कि जो इजरायली पॉपुलेटेड एरिया था वो इजराइल के पास रहा, जबकि जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था वो पहुंचा फलस्तीन के पास। तो इसमें टोटल गाजा स्ट्रिप की जो 18% एरिया था वो पहुंचा था फलस्तीन के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। फिर पर इस डिसीजन को दोनों ही तरफ के कट्टरपंथियों ने, एक्सट्रीमिस्ट ने नकारा और इस डिसीजन का घोर विरोध किया। जो जूइश कट्टरपंथी थे उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी तथा 1987 में पैलेस्टीनियन कट्टरपंथी ने एक संगठन बनाया जिसको हमास के रूप में जाना गया, और इस संगठन का उद्देश्य था कि इजराइल को नस्ते नाबूद करना, इजराइल को खत्म कर देना। और ये हमासी कारण है आज की इस परिस्थिति की जो आज चल रही है इजराइल और फलस्तीन के बीच में, क्योंकि आपको पता है हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वायलेंट तरीके से अपनी मांग रख रहा है या अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहा है। पर जो फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था उसका भी हमास के साथ कुछ अच्छा खासा संबंध नहीं था। फिर जब 2006 के फलस्तीन में चुनाव हुए तो उसमें हमास ने पीएलए को हरा दिया, जिसकी वजह से दोनों ही तरफ के समर्थक एक दूसरे से लड़ने लगे और फलस्तीन में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया 2006 में। फिर 2007 में फलस्तीन को दो भाग में बांट दिया गया, जिसे पीएलओ को मिला कंट्रोल वेस्ट बैंक का, जबकि हमास को मिला गाजा पट्टी का कंट्रोल। और जैसे ही हमास गाजा पट्टी पर पावर में आया तो उन्होंने इजराइल पर सरप्राइज अटैक शुरू कर दिए, तो इसकी वजह से इजराइल ने हमास पर ब्लॉकेड लगा दिया इन 2007, कटिंग ऑल द सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर एंड फ्यूल टू हमास। और इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए। तब से ही इजराइल और हमास के बीच में कांस्टेंट संघर्ष जारी है। तो अभी ये स्थिति है कि जो फलस्तीनियन है वो टोटल 14.5 मिलियन है, जिसमें से 6.5 मिलियन फलस्तीनियन अरब देशों में रह रहे हैं, 1.7 मिलियन फलस्तीन इजराइल के सिटीजन है, 2.3 मिलियन फलस्तीन गाजा में रह रहे हैं, 3.25 मिलियन फलस्तीनियन वेस्ट बैंक में रह रहे हैं और 0.8 मिलियन फलस्तीन बाकी दुनिया में रह रहे हैं। और जो जूस हैं वो टोटल 14.7 मिलियन है, जिसमें से 85% जूस अमेरिका और इजराइल में रह रहे हैं और बाकी 15% विश्व में अलग अलग जगह में रह रहे हैं। और जो जूस कम्युनिटी है ये आपको पता है कि इट इज अ प्रोस्पेरस कम्युनिटीज और बिजनेस कम्युनिटी है, और विश्व की जो धन संपदा है उसका एक अच्छा खासा भाग जूस पर है। फिर 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे हमास ने 5000 रॉकेटों से इजराइल पर हमला कर दिया, और ये 7 अक्टूबर का भी दिन वही था, द फेस्टिवल ऑफ योम किपर हॉलीडे। और इस दिन हमास के हेविली आर्म्ड लड़ाकू इजराइल में एंटर कर गए थ्रू लैंड, एयर एंड वाटर, पैराग्लाइडर्स के थ्रू, पानी में से नाव के थ्रू, बॉर्डर तोड़कर हमास के जो लड़ाकू थे वो इजराइल में एंटर कर गए और उन्होंने अंधाधुंध इजरायलियों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने ना तो बच्चे देखे, ना बुजुर्ग देखे, ना महिलाएं देखी। और आपने इस युद्ध की दिल दहलाने वाली काफी तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें से सबसे भयावह तस्वीर थी वो जिसमें जो फलस्तीनियन लड़ाकू ने इजरायली महिलाओं के साथ रेप किया और उनको नग्न परेड करवाया। इस हमले के बाद इजराइल ने घोषित कर दिया कि वी आर ऑफिशियली इन वॉर विथ हमास, और फिर इजराइल ने हमास के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की और हमले किए और हजारों हमास के लड़ाकुओं की, लीडर्स की हत्या कर दी। इस युद्ध से बचने के लिए हजारों पैलेस्टीनियन ने माइग्रेट करने की कोशिश की, पर उनके जो मित्र इजिप्ट था उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए इस माइग्रेशन को और इन पैलेस्टीनियन माइग्रेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अभी 2024 में इस युद्ध में एक नया मोड़ आया। आपने न्यूज देखी होगी कि ईरान हैज अटैक्ड ऑन इजराइल। तो अब जानते हैं इस ईरान का इश्यू क्यों है, ईरान ने क्यों इजराइल पर अटैक किया। तो स्टार्ट करते हैं 1979 से। 1979 में ईरान में
इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको ईरानियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान एक सेकुलर कंट्री थी, जिसका हेड था एक राजा जिसका नाम था पहलवी, और वहां के एक लीडर थे अयतुल्ला खुमैनी। उसने ईरान पर तख्ता पलट किया और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में घोषित कर दिया। इस रिवॉल्यूशन से पहले ईरान प्रो यूएस और प्रो वेस्टर्न और प्रो इजरायली थी, और इजराइल के साथ उसके अच्छे खासे संबंध थे। पर अयतुल्ला खुमैनी के आने के बाद जो एक कट्टरपंथी नेता था, ये जो दशा है वो बदल गई, और ईरान और इजराइल की जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। और ये नया ईरान इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता था वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स को, जैसे हमास, हिजबुल्ला और हूती रेबल्स, जो यमन में लोकेटेड हैं। फिर क्या हुआ, कुछ समय पहले इजराइल ने सीरिया में लोकेटेड ईरान कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया। एयर स्ट्राइक में ईरान कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, और उसमें ईरान के जनरल की भी मौत हुई, और ईरान के कुछ ऑफिसर्स हैं उनकी मौत हो गई। तो एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ द कंट्री। जिस देश की एम्बेसी है वो उसी देश की टेरिटरी मानी जाती है। जैसे भारत में अगर ईरान की एम्बेसी है, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ ईरान। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अंतर्गत जो सीरिया में ईरान की एम्बेसी थी वो ईरान की टेरिटरी थी। तो ईरान ने उस कन्वेंशन को सामने रखते हुए बोला है कि जो इजराइल है उसने ईरान की टेरिटरी पर अटैक किया। तो नाउ ईरान इज इन वॉर विद इजराइल, और ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। अब दोस्तों, ये भविष्य ही बताएगा कि ये युद्ध क्या मोड़ लेता है। कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का तो आगाज नहीं है, और जो पैलेस्टीन है वो अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि जो पैलेस्टीनियन का जो मुद्दा है कि ये हमारी जमीन है और हम अपनी जमीन को पाकर रहेंगे। और जो इजराइल है वो पॉलिटिकली ठीक है कि हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को अडॉप्ट कर लिया था और हमारे पास कोई देश नहीं था, तो हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो अब इस युद्ध का निर्णय तो भविष्य लेगा कि ये युद्ध क्या मोड़ लेता है। पर चलिए जानते हैं इस युद्ध में अमेरिका का क्या स्टैंड है। अमेरिका इज प्रो इजराइल इन दिस वॉर, और अमेरिका ने बोला है कि अमेरिका इजराइल को हर तरीके से मदद प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट हमास एंड ईरान। चलिए जानते हैं भारत का क्या मतलब पक्ष है। इंडिया का विश्वास है इन पीस। इंडिया ने बोला है कि वी बिलीव इन पीस, और भारत के ईरान और इजराइल दोनों से ये अच्छे संबंध हैं, क्योंकि भारत ईरान से ऑयल तथा इजराइल से मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है। और भारत ने कहा है कि वी बिलीव इन टू नेशन थ्योरी एंड बोथ द कंट्री नीड्स टू पीसफुली कोएग्जिस्ट टुगेदर। तो ये था भारत का स्टैंड। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इशू ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो हमने इस इशू को जीरो से लेकर आज तक जान लिया, और क्या क्या मुद्दे थे, किसकी वजह से ये ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ, किस वजह से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इतना सालों पुराना युद्ध चल रहा है, तो ये सब हमने जान लिया। और दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको समझ आया हो इस युद्ध के बारे में, और मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किया हो, तो यार दोस्त चैनल को यार सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और फ्रेंड्स, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लाए हैं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो आप उसको जाके देखो। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, और ये सारे जो जनरल स्टडीज के टॉपिक हैं उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। सो प्लीज डू वॉच दिस प्लेलिस्ट एंड सपोर्ट ब्रेनियक आईएएस। थैंक यू।